आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जयदीप और इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं कुछ वाइवा क्वेश्चंस के बारे में जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल के बारे में, जिसका टाइटल है यूजेटी एज अ रिलैक्सेशन ओसिलेटर। वैसे तो ये प्रैक्टिकल बीएससी और एमएससी दोनों स्ट्रीम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों के लिए इस कंपोनेंट को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूजेटी का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये एक ट्रांजिस्टर की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला कंपोनेंट है, और अगर ये ट्रांजिस्टर है तो इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है कि एक्टिव और पैसिव दो टाइप के कंपोनेंट्स में से ये होगा एक्टिव टाइप का कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि यूजेटी को हम अलग अलग कई सारी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम यूजेटी को एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए डिजाइन होने वाली सर्किट कैसी होगी, ये सर्किट वर्क किस तरह से करती है, और ये जो आपकी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की सर्किट है वो सर्किट हमें कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। तो चलिए, बहुत सी बातें हैं इसके बारे में जानने के लिए, लेकिन सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, क्योंकि अगर सभी इंफॉर्मेशंस आपको एक ही साथ में चाहिए तो वक्त देना पड़ेगा। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप किसी दूसरे वीडियो को चेक कर सकते हैं जिसमें आपको 10 या 15 मिनट में बहुत सारी बातें ऊपर छली बताई जाती है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए बात की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ओसिलेटर में जो भी अलग अलग वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस वाइवा क्वेश्चंस के ऊपर पहले हम ग्लांस कर लेते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे वाइवा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओसिलेटर एंड मल्टी वाइब्रेटर। अब देखिए, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक है ओसिलेटर और दूसरा है मल्टी वाइब्रेटर। ओसिलेटर की कई सारी सर्किट्स हम ऑलरेडी देख चुके होते हैं, मल्टी वाइब्रेटर भी हमने कई सारे देखे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एस स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ये तीनों आपके मल्टी वाइब्रेटर है, जबकि कुछ अलग अलग ओसिलेटर्स भी आपने देखे होते हैं। फॉर एग्जांपल आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर, फिर आपने अभी इसी टाइटल में देखा है यूजेटी एज अ रिलैक्सेशन ओसिलेटर। तो ये कुछ अलग अलग ओसिलेटर्स भी होते हैं, कुछ अलग अलग मल्टी वाइब्रेटर्स भी होते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों आपको लगते एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो इस इंपॉर्टेंट डिफरेंस की वजह से इन दोनों की एप्लीकेशंस एक दूसरे से अलग साबित होती है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओसिलेटर और मल्टी वाइब्रेटर में डिफरेंस क्या होता है। फिर देखिए, वर्किंग ऑफ यूजेटी गिव द नेम ऑफ इट्स टर्मिनल। तो यूजेटी का वर्किंग कैसा होता है, इनमें ये जो टर्मिनल्स होते हैं उन टर्मिनल्स के नाम क्या क्या है। फिर आगे देखिए, फुल फॉर्म ऑफ यूजेटी, तो मैंने वो अभी आपको ऑलरेडी बता दिया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ यूजेटी मतलब कि जो अलग अलग ट्रांजिस्टर्स होते हैं उन अलग अलग ट्रांजिस्टर्स का कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है, और इन्हीं अलग अलग कंस्ट्रक्शंस की वजह से ही उन सभी की एप्लीकेशंस चेंज हो जाती है। फिर देखिए, सर्किट ऑफ रिलैक्सेशन ओसिलेटर बाय यूजिंग यूजेटी। तो आपको ये जो नजदीक में जो सर्किट दिख रही है वो सर्किट असल में यूजेटी को रिलैक्सेशन ओसिलेटर की तरह इस्तेमाल करने के लिए जो सर्किट डिजाइन होती है उसी की है। फिर आगे देखिए, व्हाई इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन ओसिलेटर, क्योंकि नाम में ही आपको एक वर्ड दिख रहा है रिलैक्सेशन, तो ये रिलैक्सेशन वर्ड इसमें क्यों है। फिर आगे देखिए, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ यूजेटी रिलैक्सेशन ओसिलेटर। फिर है अदर एग्जांपल ऑफ रिलैक्सेशन ओसिलेटर, मतलब कि आपका यूजेटी जो है वो रिलैक्सेशन ओसिलेटर की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई दूसरी सर्किट है आपके पास जो कि रिलैक्सेशन ओसिलेटर की तरह वर्क कर सके। फिर देखिए, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ सिग्नल इज डिपेंड्स ऑन विच कंपोनेंट ऑफ सर्किट, मतलब कि सर्किट को डिजाइन करने के लिए आपने यूजेटी इस्तेमाल किया, कुछ रेजिस्टर्स इस्तेमाल किए, एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया, तो इन सभी कंपोनेंट्स में से वो कौन कौन से कंपोनेंट है जिनकी वैल्यू के ऊपर आपका ये जो रिलैक्सेशन ओसिलेटर है उस ओसिलेटर का टाइम पीरियड डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप अलग अलग टाइम पीरियड के लिए ओसिलेटर बनाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इन सभी कंपोनेंट्स में से किस कंपोनेंट की वैल्यू को चेंज करूंगा कि जिस वजह से मुझे यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड के साथ सिग्नल्स मिलेंगे। फिर आगे देखिए, व्हाट इज द इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो इन यूजेटी। अब देखिए, ये जो आपका एक पैरामीटर है, यूजेटी का पैरामीटर है जिसे हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। तो ये पैरामीटर किसी भी पर्टिकुलर यूजेटी कंपोनेंट के लिए क्या होगा, फिक्स होगा, क्योंकि ये पैरामीटर यूजेटी के कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप बाजार में से किसी यूजेटी को खरीद कर लाते हैं तो उस यूजेटी के ऊपर ही ये पैरामीटर प्री डिसाइडेड
प्रिंट किया हुआ होगा कि ये यूजेटी जो आपका कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के लिए इंट्रांसिक स्टैंड ऑफ रेशियो की वैल्यू क्या है। ये भी हम देखेंगे कि इंट्रांसिक स्टैंड ऑफ रेशियो क्या होता है और इस इंट्रांसिक स्टैंड ऑफ रेशियो की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे लिए इस ऑसिलेटर के सर्किट में क्या मायने रखती है। फिर देखिए आखिर क्वेश्चन में, व्हाट इज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इन यूजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कुछ वाइवा क्वेश्चंस के लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दी है। अब देखिए इस वीडियो को हम दो अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे। पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि यूजेटी वर्क कैसे करता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनकी ये जो कंस्ट्रक्शन है उस कंस्ट्रक्शन में इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो क्या है, ये सभी बातें बेसिक हम यूजेटी के बारे में स्टडी करेंगे। बाद में हम इसी यूजेटी को एज अ ओसिलेटर यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन ओसिलेटर। तो वहां पे हम देखेंगे कि रिलैक्सेशन ओसिलेटर का वर्क क्या होता है, इनमें आउटपुट जो वेवफॉर्म्स है वो वेवफॉर्म्स आपको कैसे मिलेंगे, और यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड कौन कौन से कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो अटैच करूंगा जिसमें आप देख सकेंगे कि सीआरओ को इस्तेमाल करते हुए हम यूजेटी रिलैक्सेशन की सर्किट के वेव फ्रंट्स को किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल नहीं है, बल्कि यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको देने की कोशिश की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं टू द पॉइंट। तो सबसे पहले देखते हैं यूजेटी इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पे आपके पास ये जो सर्किट है वो सर्किट आपको यूजेटी के कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले मैंने यूजेटी के सिंबल को डिजाइन किया है। यहाँ पे सिंबल में आपको 3 टर्मिनल्स देखने को मिल रहे हैं। एक को हम कहते हैं बेस 1, दूसरे को कहते हैं बेस 2 और तीसरा टर्मिनल जो कि इंपॉर्टेंट है उसे हम कहते हैं एमीटर। अब देखिए सिंपल से ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं जिसे हम कहते हैं एमीटर, बेस और कलेक्टर। अगर इन तीनों टर्मिनल की डिजाइन के बारे में हम बात करें तो एमीटर में सबसे ज्यादा इंप्योरिटी फेड की जाती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिंपल ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूं। तो एमीटर टर्मिनल सिंपल ट्रांजिस्टर में सबसे ज्यादा इंप्योरिटी को अपने आप में क्या करता है, कैरी करता है। तो यहां पे भी यही रीजन है कि यूजेटी में जो 3 टर्मिनल है उन 3 टर्मिनल में 2 टर्मिनल का नाम सेम है जिसे हम कहते हैं बेस 1 और बेस 2, मतलब कि नाम है बेस। यहां पे टर्मिनल को 1 और 2 दो अलग अलग लेबल्स दिए गए हैं, लेकिन नाम क्या है, बेस है। तो आपको वही बात यहां पे कंपेयर करनी है कि एमीटर टर्मिनल जो है वो भी यहां पे हाईली इंप्योरिटी को कंसिस्ट करेगा, जबकि जो बेस टर्मिनल है B1 और B2 इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक कॉमन चैनल है, जिस चैनल का टाइप कौन सा है, नेगेटिव टाइप का है। जैसे कि ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर में एनपीएन और पीएनपी 2 अलग अलग टाइप होते हैं जिनमें आप किसी भी चैनल को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एफईटी में भी जो आपके पास चैनल होती है उस चैनल को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जिस वजह से आपके पास एफईटी 2 अलग अलग टाइप के होते हैं, एन चैनल जेएफईटी या फिर पी चैनल जेएफईटी। लेकिन यूजेटी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यूजेटी में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन चैनल की तरह यहाँ पे नेगेटिव टाइप की इंप्योरिटी को यूज करते हुए चैनल डिजाइन करनी है, और जो आपका एमीटर टर्मिनल है उस एमीटर टर्मिनल में आपको पर्टिकुलरली पॉजिटिव टाइप की इंप्योरिटी को ही यूज करना है। तो आपके पास ये बात नोटिस करनी इंपॉर्टेंट है कि जो बेस 1 और बेस 2 टर्मिनल है वो यहाँ पे कॉमनली एन चैनल का भाग है, और ये लाइटली डोप्ड पोर्शन है, मतलब कि यहाँ पे जो इंप्योरिटी का फेडिंग होगा वो यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में होगा। तो एक बात ये भी आप नोटिस कर लीजिए। फिर दूसरी बात आप नोटिस कीजिए कि जो एमीटर टर्मिनल है वो यहाँ पे हाईली डोप्ड टर्मिनल है, मतलब कि यहाँ पे जो पॉजिटिव टाइप की इंप्योरिटी डोप की जाती है वो यहाँ पे क्या होगी, बहुत ही हायर प्रोपोर्शन में होगी। तो ये हो गए 3 अलग अलग टर्मिनल्स। फिर देखिए दूसरी से जो बाजू में फिगर है उस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वहां पे आप ब्लू कलर में एन चैनल को, और यहाँ पे साइड में जो पी पोर्शन है वहां पे आप एमीटर के टर्मिनल को या फिर पोर्शन को देख सकते हैं। फिर साइड में आप देखिए कि अगर इस स्ट्रक्चर को हम चैनल की कंपैरिजन में रेजिस्टेंस और डायोड इन दोनों की कंपैरिजन में ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट असल में क्या होती है कि जो भी डोपिंग आपने चैनल में किया है उस डोपिंग की वजह से कंडक्टिविटी में चेंज होगा, तो कंडक्टिविटी में चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। तो इसी रेजिस्टेंस में और यहाँ पे ये जो 2 अलग अलग चिप पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे आपको जंक्शन देखने को मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पे एक डायोड का स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है। तो इस वजह से आप यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट को भी
देख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट में आपके ये जो कंटिन्यूअसली एन चैनल है, वो एन चैनल दो अलग अलग रजिस्टर में डिवाइड होते हुए आपको नजर आ रही है। एक को हम कहते हैं RB1 और दूसरे को कहते हैं RB2। तो यहाँ पे RB2 है वो अपर साइड है और RB1 जो है वो लोअर साइड है। तो जनरली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे यूजेटी में जो B1 और B2 दो अलग अलग टर्मिनल है, वो टर्मिनल में शायद B1 अपर साइड होगा और शायद B2 लोअर साइड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे B1 टर्मिनल लोअर साइड है और B2 टर्मिनल अपर साइड है। वैसे तो हम FET में जो एन चैनल या फिर पी चैनल में जो दोनों अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं, उन टर्मिनल्स को हम एक दूसरे के साथ चेंज होते हुए यूज कर सकते हैं। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरचेंजेबल है FET के केस में। लेकिन UJT के केस में ये चाहे दोनों भले ही बेस टर्मिनल हो, लेकिन ये इंटरचेंजेबल नहीं है। आपको यहाँ पे B1 टर्मिनल को B1 की तरह यूज करना है और B2 टर्मिनल को B2 की तरह यूज करना है, क्योंकि ये दोनों जो टर्मिनल है, इन टर्मिनल में आप देख सकते हैं कि ये जो एमीटर का प्रपोर्शन है ना, मतलब कि पी टाइप की चिप, वो पी टाइप की चिप स्लाइटली B2 टर्मिनल की ओर शिफ्टेड है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का प्रपोर्शन है, वो रेजिस्टेंस का प्रपोर्शन RB1 के क्राइटेरिया में ज्यादा है कंपेयर्ड टू RB2। मतलब कि ये जो लोअर रेजिस्टेंस है ना, वो अपर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो ये बात आप नोटिस करके चलिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सी बात है यहाँ पे। फिर देखिए इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में हमें कौन कौन से पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। तो पहला पॉइंट यही है जो कि मैंने अभी अभी आपको सभी डिस्कशंस में बताया। द एन चैनल इज लाइटली डोप्ड एंड पी चैनल, दैट इज द स्मॉल पोर्शन, इज हैवीली डोप्ड। तो वे मैंने आपको अभी अभी बताया था। VBB battery is connected between terminal B1 and B2 in the way which B2 becomes more positive compared to B1। तो यहाँ पे आपकी ये जो कॉमन N चैनल है, जिसमें कि B1 टर्मिनल और B2 टर्मिनल है, इन दोनों के अक्रॉस में आप एक बैटरी कनेक्ट करते हैं जिसे कहते हैं VBB। तो इस बैटरी को आप इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि जिस वजह से पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा B2 को और नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा B1 को। जिस वजह से क्या होगा, ये आपका जो अपर टर्मिनल है B2 वो पॉजिटिव होगा कंपेयर्ड टू बॉटम टर्मिनल जिसे कहते हैं हम B1। तो इस बात को आप इंपॉर्टेंट आइडिया के साथ नोट कीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, ऑलवेज माइंड दैट द बॉटम टर्मिनल इज B1 एंड अबव इज B2। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि शायद B1 अपर साइड होगा और B2 लोअर साइड होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। B2 अपर साइड है और B1 लोअर साइड है। फिर देखिए, VBE बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द एमीटर टर्मिनल एंड B1 टर्मिनल इन फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे जो इनपुट दिया जाता है, वो इनपुट यहाँ पे एमीटर टर्मिनल और B1 टर्मिनल के अक्रॉस में दिया जाता है, वो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होगा। और इस बैटरी को हम नाम क्या देते हैं, VBE, मतलब कि बेस और एमीटर दोनों के बीच में कनेक्ट होने वाली बैटरी VBE। आगे देखिए, एमीटर चैनल इज स्लाइटली शिफ्टेड टूवर्ड्स द B2 टर्मिनल एंड इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो इज द पैरामीटर ऑफ रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इनसाइड इट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो क्या है, ये असल में यूजेटी के कंस्ट्रक्शन की एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपकी एन चैनल है ना, जिसमें दो टर्मिनल है B1 और B2, ये दोनों टर्मिनल के बीच में ये आपकी एन चैनल का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, RB1 प्लस RB2। तो ये टोटल रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जैसे हमने प्री डिसाइडेड आगे देखा था कि आपका एमीटर टर्मिनल जो है वो स्लाइटली शिफ्टेड होता है टुवर्ड्स द B2 टर्मिनल, मतलब कि ये ऊपर की साइड थोड़ा सा शिफ्टेड होता है, जिस वजह से यहाँ पे ये जो RB1 और RB2 है वो दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। तो इस वजह से ये जो आपका बॉटम टर्मिनल है ना RB1, तो यहाँ पे RB1 रेजिस्टेंस का हम रेशियो लेंगे टोटल रेजिस्टेंस के साथ, और ये जो रेजिस्टेंस बन के आएगा रेशियो के साथ, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनता है, ईटा इज इक्वल्स टू RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2। तो ये RB1 प्लस RB2 क्या है, ये असल में RBB है, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन चैनल है। तो यहाँ पे ये आपका इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो जो आपका यूजेटी है, उस यूजेटी का इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और यही पैरामीटर आपको यूजेटी को जब आप इसे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह इस्तेमाल करेंगे, तब आउटपुट में मिलने वाले सिग्नल में ये इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करने वाला है। आगे हम इसी वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर देखिए आगे यूजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो मैंने जैसे आपको बोला था कि ये वीडियो 2 पार्ट में होगा, तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं पहले पार्ट के बारे में। तो पहले पार्ट में हमें क्या देखना है कि यूजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो देखिए, ये हमने देखा था यूजेटी के सिंबल को, फिर यूजेटी के कंस्ट्रक्शन को, और बाद में हमने देखा था कि यूजेटी में किस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट काम करती है। अब हम देखते हैं कि यूजेटी की कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से मिलती है। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजियन है, जो यहाँ पे पीक वोल्टेज है, या फिर यहाँ पे ये जो वैली वोल्टेज है, इन सभी बातों को हम यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट डिस्कशंस में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे यूजेटी का ये B2 टर्मिनल और ये B1 टर्मिनल, इन दोनों के बीच में हम एक बैटरी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये जो आपका B2 टर्मिनल है वो यहाँ पे होगा पॉजिटिव कंपेयर्ड टू B1 टर्मिनल, जो बात हमने आगे नोटिस की थी। तो इस बैटरी को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे VBB, क्योंकि ये दोनों बेस टर्मिनल के बीच में कनेक्ट की जा रही है, इस वजह से हम इसे कहते हैं VBB। अब देखिए, इस बैटरी को कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या देखना है कि इस एमीटर टर्मिनल और यहाँ पे आपके बेस टर्मिनल, इन दोनों के बीच में भी आपको एक बैटरी कनेक्ट करनी है, जिसे आप कहते हैं VBE। तो ये बैटरी भी यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होनी चाहिए। तो ये जो आपकी बैटरी है इसे आप कहेंगे VBE बैटरी। तो यहाँ पे दो बैटरी को कनेक्ट करने की वजह से हमारी यूजेटी की सर्किट प्रिपेयर हो जाती है। फिर हम क्या करेंगे, देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे VBE बैटरी को ऑन नहीं करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने VBE बैटरी को ऑन नहीं किया है तो आपका ये जो डायोड का टर्मिनल है, डायोड क्या है यहाँ पे, ये जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चिप के बीच में बनने वाले रीजियन की वजह से जो यहाँ पे एक्शन प्रोड्यूस होता है, उस एक्शन को हम कहते हैं PN जंक्शन डायोड का एक्शन। तो ये आपका जो डायोड है वो यहाँ पे कंडक्ट नहीं होगा, जिस वजह से VBB बैटरी के जो वोल्टेजेस है वो वोल्टेजेस यहाँ पे N चैनल में से पास होने की कोशिश करेंगे। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे जैसे ये N चैनल में से पास करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही कम अमाउंट में पास कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी N चैनल है वो यहाँ पे कौन से टाइप में है, नेगेटिव टाइप में है। अगर नेगेटिव टाइप में है और बैटरी को आपने यहाँ पे किस तरह से कनेक्ट किया है, रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है, तो आउटपुट की ये VBB बैटरी रिवर्स बायस में कनेक्टेड होने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक थोड़े से प्रपोर्शन में करंट फ्लो होगा, जिसे हम कहते हैं लीकेज करंट। तो ये जो लीकेज करंट है, इस लीकेज करंट की वजह से आपको यहाँ पे ये जो आपका ग्राफ है ना, V अगेंस्ट I। अब देखिए, एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से नोटिस कीजिए, जनरली किसी भी सेमीकंडक्टर कंपोनेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, I अगेंस्ट V, और इसी वजह से हम इसे कहते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कि यहाँ पे ये जो आपका करंट है वो करंट कहाँ पे होगा, वो होगा यहाँ पे Y एक्सिस के ऊपर, और वोल्टेज कहाँ पे होता है, ये होता है X एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिक्स के मैथमेटिक्स को अगर आप जानते हैं तो आप ये कहेंगे कि ये अक्सर Y अगेंस्ट X के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि ये X आपका क्या है, ये यहाँ पे है इनडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये Y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे और उस पोटेंशियल की वजह से आपको यहाँ पे करंट मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी ऑर्डिनरी सेमीकंडक्टर कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात उल्टी है। उल्टी क्या है, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे करंट प्रॉपर्टी है। मतलब कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर I है और यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, वोल्टेज है। तो मतलब ये हुआ कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स असल में VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, नहीं कि IV कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट टर्म इसे भी आप याद रखिए कि ऑर्डिनरी कंपोनेंट के कंपैरिजन में यूजेटी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस तरह से अलग पड़ती है। तो ये एक बात आपको नोटिस करनी है कि ऑर्डिनरी कंपोनेंट में क्या होती है, IV कैरेक्टरिस्टिक होती है, जबकि आपके यूजेटी में कैसी कैरेक्टरिस्टिक है, यह है VI कैरेक्टरिस्टिक। एक बात ये नोटिस करनी है। दूसरी बात नोटिस कीजिए, जनरली कंपोनेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होती है, स्पेशली इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, वो क्या होती है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है। लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे इनपुट है। किस तरह से, याद रखिए, नॉर्मल NPN ट्रांजिस्टर या फिर FET ट्रांजिस्टर के बारे में अगर आप बात करते हैं तो वहां पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स को आउटपुट में नोट डाउन करते हैं, क्योंकि वहां पे आउटपुट इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि जनरली आप ट्रांजिस्टर को अगर आप एम्पलीफायर की तरह यूज करना चाहते हैं तो उस एम्पलीफायर की जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें आप लोड लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिर आप एफईटी में भी कुछ इसी बातों को नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन यूजेटी में जो ये कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनपुट टर्मिनल के बीच में है। मतलब कि यहाँ पे ये जो वीई है, वीई क्या है, वोल्टेज ऑफ एमीटर टर्मिनल। ये आईई है, आईई क्या है, एमीटर टर्मिनल में से पास आउट होने वाले करंट का अमाउंट है। तो यहाँ पे वोल्टेज एमीटर के है, करंट एमीटर में से पास आउट होने वाला है। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है वो दोनों प्रॉपर्टी इनपुट की प्रॉपर्टी है। इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो असल में कहाँ है, इनपुट में रिप्रेजेंट होने वाली प्रॉपर्टी है। फिर हम आगे देखते हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पे वीबीई टर्मिनल को कनेक्ट नहीं किया है तो क्या होता है कि इनपुट की बैटरी की वजह से यहाँ पे स्लाइट अमाउंट में करंट फ्लो होता है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। और नेगेटिव डायरेक्शन में होने की वजह से आप इसे नेगेटिव साइड में रिप्रेजेंट करते हैं और इस करंट को आप क्या कहेंगे, लीकेज करंट कहेंगे। फिर क्या करना है, फिर आपको वीबीई पावर सप्लाई को ऑन करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे वीबीई पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो आपका इनपुट है वो इनपुट यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से ये जो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होने वाला करंट था वो करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन से इनपुट में आने वाले करंट की कंपैरिजन में ऑपोजिट था, जिस वजह से ये इनपुट का करंट और ये आपका लीकेज करंट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। और क्या होगा कि ये आपके लीकेज करंट का जो अमाउंट है वो यहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा और यहाँ पे वीई जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे वीई पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तभी आप यहाँ पे आईई को इंक्रीज कर पाएंगे। उसके बिना आप इसे इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी बैटरी होती है वो बैटरी असल में पोटेंशियल सोर्स होता है, नहीं कि करंट सोर्स। तो ये पोटेंशियल सोर्स होने की वजह से जैसे ही आप पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं करंट आपका इंक्रीज होगा। जो कि फॉरवर्ड करंट है वो यहाँ पे किसे निगलेक्ट करेगा, लीकेज करंट को निगलेक्ट करेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब यहाँ पे नेट फ्लो ऑफ करंट जीरो होगा। देखिए मैंने कहा है नेट फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि जो लीकेज करंट का अमाउंट है वो और यहाँ से फॉरवर्ड में प्रोवाइड किया जाने वाला करंट है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और ये यहाँ पे पॉइंट मिलता है जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पे नेट करंट फ्लो क्या है, जीरो है। और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज होंगे उस वोल्टेज को हम कहेंगे वीबीई इनपुट वोल्टेज, कि जिस वजह से यहाँ पे नेट फ्लो ऑफ करंट क्या है, जीरो है। फिर क्या होगा, अगर आप कुछ इसी तरह से इनपुट वोल्टेजेस को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि ये आपका जो करंट है वो अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। और ये जो आपका पी एन के बीच में जो डायोड है वो डायोड 0.7 वोल्ट को जब ये रीच कर लेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे डायोड में जो पॉजिटिव इंप्यूरिटी है, मतलब कि ये जो पी चैनल में पॉजिटिव इंप्यूरिटीज है जिसे हम कहते हैं होल, वो होल यहाँ पे इस जंक्शन को क्रॉस करते हुए किस में एंटर कर जाएंगे, एन चैनल में एंटर कर जाएंगे। और इस वजह से क्या होगा, जैसे ही ये एन चैनल में एंटर करते हैं तो ये जो आपकी एन चैनल है ना वो एन चैनल में वो यहाँ पे नीचे की ओर फ्लो करेंगे। क्यों नीचे की ओर फ्लो करेंगे, देखिए अपर साइड में B2 के साथ जो टर्मिनल कनेक्टेड है वो क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। और यहाँ पे डायोड की जो पॉजिटिव चिप है उस चिप में से जो होल निकल के आए हैं उस होल के पास भी अपना कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल और होल का अपना पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिस वजह से ये सभी होल कहाँ पे फ्लो करते हैं, नीचे की ओर फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे ये जो नीचे का जंक्शन है वो नीचे के जंक्शन में होल का प्रपोर्शन इंक्रीज होगा और होल का प्रपोर्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की अमाउंट है वो रेजिस्टेंस की अमाउंट सडनली डिक्रीज हो जाएगी। और रेजिस्टेंस के अमाउंट को सडनली डिक्रीज होते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्राफ के प्रपोर्शन में। तो इस ग्राफ के प्रपोर्शन में आप देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप था डायोड के अक्रॉस में, वो डायोड के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप सडनली इंक्रीज होता हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन करंट यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि आप यहाँ पे नेगेटिव स्लोप को ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस नेगेटिव स्लोप को ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजियन। तो आपके पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी बन के आई है जिसे आप कह सकते हैं कि ये जो आपका मैक्सिमम वोल्टेज था, जिस मैक्सिमम वोल्टेज पे आपका ये डायोड क्या हुआ है, जंक्शन को ब्रेक कर रहा है,
उस मैक्सिमम वोल्टेज को आप कहते हैं वीपी, पीक वोल्टेज कहते हैं। लेकिन उस पीक वोल्टेज के बाद क्या होता है, वोल्टेज डिक्रीज होता है लेकिन करंट इंक्रीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि पी चैनल में से जो होल है वो होल यहाँ पे एन चैनल में एंटर करते हैं। तो इस रीजियन को हम कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजियन। और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजियन एक मिनिमम पोटेंशियल को क्या करते हैं, रीच करते हैं। और इस मिनिमम पोटेंशियल के बाद में क्या होता है, फिर से वोल्टेज एक थोड़े से प्रोपोर्शन में इंक्रीज करने लगता है। तो इस मिनिमम वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, वैली वोल्टेज कहते हैं। V सब V, वैली वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपकी यूजेटी कैरेक्टरिस्टिक है, वो यूजेटी कैरेक्टरिस्टिक आपको शायद समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से सुनिए। तो देखिए, अब मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं कि पहला पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था लीकेज करंट का। जब यहाँ पे VBE पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किया जाता है तब। फिर जैसे ही आप VBE पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड करंट देखने को मिलता है, जो कि इस लीकेज करंट को क्या करता है, नलीफाई करता है और आपको यहाँ पे नेट जीरो करंट मिलता है। फिर आगे जैसे ही आप VBE को इंक्रीज करते रहते हैं तो आपको एक पीक वोल्टेज मिलता है। उस पीक वोल्टेज के बाद क्या होता है, इस पॉजिटिव चिप के जो होल है वो होल यहाँ पे एन चैनल में एंटर करते हैं। और एंटर करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ये नीचे का रेजिस्टेंस रीजियन है वो यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को सडनली डिक्रीज करने लगता है, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजियन। और इस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजियन को हम एंड करते हैं कहाँ पे, एक वैली वोल्टेज के साथ, जो कि आपका मिनिमम वोल्टेज की अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। बाद में फिर से वोल्टेजेस क्या करने लगते हैं, इंक्रीज करने लगते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से कैपेसिटर अपनी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टेंडेंसी को यूज करते हुए यूजेटी के साथ में जुड़कर अपने अंदर रिलैक्सेशन ओसिलेटर के वेव पल्सेस को किस तरह से डिजाइन करता है। तो ये है आपकी यूजेटी रिलैक्सेशन ओसिलेटर की सर्किट, जिसमें आपको कैपेसिटर के अक्रॉस में कुछ इस तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पल्सेस मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से अंदर डिजाइन होते हैं। तो सबसे पहले तो इस सर्किट को देखिए। इस सर्किट में आपको यहाँ पे बैटरी सप्लाई का टर्मिनल दिख रहा है, फिर यहाँ पे है रजिस्टर और यहाँ पे भी है एक रजिस्टर, जो कि आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर बायस को याद करा रहे होंगे। क्योंकि पोटेंशियल डिवाइडर बायस में भी क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे एक रजिस्टर, और इस रजिस्टर के अक्रॉस में एक कैपेसिटर। तो ये जो पोटेंशियल डिवाइडर बायस है, कुछ इसी तरह से आपके पास यहाँ पे चार अलग अलग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको कंपैरेटिवली देखने को मिल रहे होंगे। ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर असल में पोटेंशियल को एडजस्ट करते हैं। और ये जो आपका कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर यहाँ पे अपनी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टेंडेंसी की वजह से यूजेटी को क्या करता है, ट्रिगर करता है। अब देखिए किस तरह से ये काम करता है। पहले सोचिए कि जैसे ही आपने यहाँ पे पोटेंशियल को अप्लाई किया तो क्या होगा कि ये पोटेंशियल इस चैनल में और इस चैनल में इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि ये दोनों रजिस्टर एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलल कनेक्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे को इक्वल प्रोपोर्शन में वोल्टेजेस को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर क्या होगा, जैसे ही करंट यहाँ पे पहुंचता है तो करंट के पास दो रास्ते हैं। पहले ऑप्शन में वो यहाँ पे एमीटर की ओर जा सकता है और दूसरे ऑप्शन में ये यहाँ पे कैपेसिटर की ओर जा सकता है। तो करंट असल में कहाँ पे पास होना कोशिश करता है, करंट वहीं पे पास होने की कोशिश करता है जहां पे उसे रेजिस्टेंस कम मिल रहा हो। तो पहले प्रपोर्शन में करंट यहां पे कैपेसिटर की ओर पास होगा, जिस वजह से ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। तो उस वक्त यहाँ पे एमीटर में कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो क्या होगा कि कैपेसिटर पहले प्रपोर्शन में जैसे ही चार्ज होता है तो आपको यहाँ पे ये जो आगे का वेव फ्रंट देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरह से आपको साइकिल्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि यहाँ पे कैपेसिटर कुछ इस टेंडेंसी से क्या होगा, ये यहाँ पे चार्ज होगा। फिर क्या होगा, कैपेसिटर जैसे ही यहाँ पे फुल प्रपोर्शन में चार्ज हो जाता है तो अब पोटेंशियल कैपेसिटर की ओर नहीं जा पाएगा और वो यहाँ पे एमीटर की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे एमीटर कंडक्ट होगा। मतलब कि एमीटर जो है वो यहाँ पे कंडक्ट होगा। किस वजह से कंडक्ट होगा, वो यहाँ पे कैपेसिटर की वजह से कंडक्ट होगा। और इस कंडक्शन की वजह से अब यहाँ पे यूजेटी में ट्रिगरिंग देखने को मिलेगा। और जैसे ही यूजेटी यहाँ पे ट्रिगर होगा तो जैसे हमने आगे देखा था कैरेक्टरिस्टिक में, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजियन देखने को मिलेगा।
और ये जो आपका कैपेसिटर है वो कैपेसिटर इसी एक्शन के दौरान क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। और कैपेसिटर डिस्चार्ज होने की वजह से आपको यहाँ पे ये जो पीक वोल्टेज थे वो पीक वोल्टेज यहाँ से आपको कुछ इस तरह से डिक्रीज होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो आपका दूसरा पोर्शन है इसे हम कहते हैं डिस्चार्जिंग पोर्शन कहते हैं। तो कुछ इस तरह से पहले प्रपोर्शन में कैपेसिटर चार्ज होता है, बाद में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के बाद आपका यूजेटी ट्रिगर होता है और उसी दौरान आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। बस यही प्रोसेस यहाँ पे रिपीटेडली चलते रहता है और कुछ इसी तरह से आपको कैपेसिटर के अक्रॉस में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पल्सेस का क्या मिलता है, कॉम्बिनेशन मिलता है। लेकिन आप एक बात यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ये जो आपका कैपेसिटर है उस कैपेसिटर की अपने अंदर में पोटेंशियल को स्टोर करने की और उस पोटेंशियल को फिर से डिस्चार्ज करने की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी किसके ऊपर डिपेंड है, अपनी ही कैपेसिटेंस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटेंस को यूज करते हैं तो आपको ये जो साइकिल्स मिल रहे हैं उन सभी साइकिल्स में टाइम पीरियड अलग अलग मिलेगा। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट नोटिस करनी है। फिर दूसरी बात कि ये जो आपका रजिस्टर है ना वो रजिस्टर भी यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू के कैपेसिटर में भी इस पल्सेस के टाइम पीरियड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये किस तरह से चेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी किसकी, इस आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में आपको देखने को मिलती है। तो ये आउटपुट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इस रजिस्टर और इस कैपेसिटर इन दोनों टर्मिनल के ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको वाइवा क्वेश्चन में भी आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अगर आप ऑसिलेटर सर्किट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहते हैं तो आप इन किन कंपोनेंट को यहाँ पे हैंडल करेंगे। तो आप इस रजिस्टर को और इस कैपेसिटर को हैंडल करते हुए आप इस आउटपुट के जो वेव साइकिल से उन वेव साइकिल के टाइम पीरियड या फिर यूं कहिए फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये दो बात आपको नोटिस करनी है। फिर हमने ये बोला था कि ऑसिलेटर और मल्टी वाइब्रेटर में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए ऑसिलेटर का काम क्या है कि जैसे ही आप किसी सर्किट को डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो ये डीसी पावर सप्लाई को ये एक पर्टिकुलर एसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि डीसी साइकिल को ये एसी साइकिल में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे आपको कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं चाहिए जो कि इसे फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा हो। मतलब कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड किया था, आपने इसमें कोई भी एक्सटर्नल एसी पावर सप्लाई नहीं प्रोवाइड किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने अंदर प्रोवाइड किए जाने वाली डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये जो एसी एनर्जी का कन्वर्जन है वो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि एक साइकिल के मिलने के बाद दूसरा मिलता है, दूसरे के बाद तीसरा, और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको डिस्टोर्शन नहीं देखने को मिलता है और ना ही आपको कोई ये लिमिटेशन देखने को मिल रही है और यहाँ पे एक ही टाइप का साइकिल रिपीटेडली आपको देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इस सर्किट को हम कहते हैं ऑसिलेटरी सर्किट। तो ये दो बात आप यहाँ पे नोटिस कीजिए ऑसिलेटरी सर्किट के बाद में कि जैसे ही आप यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो ये एसी में कन्वर्ट करता है, ये कंटिन्यूअस होता है और अपने एक टाइप के साइकिल को रिपीट करते रहता है। ये दो तीन बातें आपने नोटिस कर ली। अब दूसरी बात यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे ये जो वोल्टेज का वेरिएशन है वो वोल्टेज का वेरिएशन टाइम की रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस से मतलब क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे किसी एसी साइकिल को, एक फॉर्मल एसी साइकिल को कंसीडर कीजिए, वो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो ये टाइम की कंपैरिजन में वोल्टेज का कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आप इस एसी की बजाय कोई एक टाइम सिग्नल को ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, टाइम सिग्नल मतलब कि एक स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव में भी वोल्टेज अगेंस्ट टाइम का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। मतलब कि इस टाइम ड्यूरेशन में वोल्टेज आपके फिक्स है, फिर इस टाइम ड्यूरेशन में वोल्टेज क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, फिर इस टाइम ड्यूरेशन में वोल्टेज आपके क्या है, फिक्स है। मतलब कि वोल्टेज का चेंज इस साइकिल में कंटिन्यूअस नहीं है, भले चेंज है लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। कोई दो डिफरेंट वैल्यूज के बीच में ये क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। मतलब कि यहाँ पे ये एक फिक्स वैल्यू को रहेंगे, फिर यहाँ पे ये जीरो हो जाएंगे, फिर यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू में रहेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे सिग्नल को हम टाइम सिग्नल्स कहते हैं या फिर टाइमर सर्किट में ऐसे सिग्नल्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो आपकी ऑसिलेटर सर्किट है वो ऑसिलेटर सर्किट असल में यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ वोल्टेजेस देती है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ऑसिलेटरी सर्किट में क्या होगा, कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा वोल्टेज का। जबकि मल्टी वाइब्रेटर सर्किट, तो देखिए टाइमर सर्किट क्या है, मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है।
तो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज के सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप आपको देखने को मिलते हैं। एक टाइप मैंने आपको क्या बताया था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और दूसरा टाइप मैंने आपको क्या बताया था, जीरो वोल्टेज। तो ये जो आपका मल्टी वाइब्रेटर है, वो मल्टी वाइब्रेटर सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट के बीच में क्या होता है, चेंज होते रहता है। ये आपकी पीक वाली स्टेट और ये आपकी लोअर वाली स्टेट। तो मल्टी वाइब्रेटर में सिर्फ दो स्टेट होती है, जबकि ऑसिलेटर में कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। तो ये आपका एक वाइवा क्वेश्चन यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है कि ऑसिलेटरी सर्किट और मल्टी वाइब्रेटर सर्किट में क्या चेंज है। तो जैसे कि आपने आगे की वीडियो में देखा, सीआरओ में जैसे ही हम कैपेसिटर के अक्रॉस में कनेक्शन यूज करते हैं तो हमें जो वेव शेप्स देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टेंडेंसी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वैसे वेव शेप्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही मैंने कैपेसिटर के ऊपर जोड़े जाने वाले रेजिस्टेंस को वेरी किया तो वहां पे क्या हुआ, जो आपकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टेंडेंसी थी उस टेंडेंसी में भी आपको टाइम पीरियड की वैल्यू में चेंज देखने को मिला। मतलब कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो यहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों की वैल्यू के ऊपर क्या है, डिपेंड है। तो ये थी हमारी यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की सर्किट। और हमें जो यहाँ पे वेव शेप्स देखने को मिले हैं वो यहाँ पे कैसे थे, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करने वाले। और यहाँ पे हमें एक बात नोटिस करनी है, वो क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव फॉर्म इज डिपेंड्स ऑन कैपेसिटर C1 एंड रजिस्टर R3 विच इज शोन इन अबव सर्किट। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या होगा, F इज इक्वल्स टू 1/RC इंटू ln ऑफ 1/1 माइनस ईटा। तो आप यहाँ पे तीन पैरामीटर्स को देख सकते हैं, एक है रेजिस्टेंस,
दूसरा है कैपेसिटेंस और तीसरा क्या है, इंट्राइंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। तो जैसे हमने आगे बात की थी कि इंट्राइंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो भी यहाँ पे इस सर्किट में इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करने वाला है। तो आप अगर यहाँ पे इस सर्किट में आर और सी को वेरी नहीं करते हैं, लेकिन अगर अलग वैल्यू वाला यूजेटी यूज कर लेते हैं कि जिसमें ईटा की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो भी आपको यहाँ पे वेव शेप्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात आपने अच्छी तरह से ये नोटिस करनी है। फिर देखिए एप्लीकेशंस ऑफ यूजेटी। तो यूजेटी की पहली एप्लीकेशन क्या है जिसके बारे में हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, रिलैक्सेशन ओसिलेटर। फिर क्या है, स्विचिंग थायरिस्टर्स लाइक एससीआर एंड ट्राइक। एससीआर को कहते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और ट्राइक। तो यहाँ पे अगर आप आउटपुट में यूजेटी के बाद एससीआर या फिर ट्राइक को कनेक्ट करते हैं, तो यूजेटी क्या करता है, ओसिलेटर की तरह बिहेव करता है। मतलब कि जब कैपेसिटर चार्ज होता है तब आपका यूजेटी क्या होता है, वो यहाँ पे कट ऑफ की कंडीशन में होता है, वो यहाँ पे कंडक्ट नहीं होता है। और जैसे ही यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो यूजेटी यहाँ पे क्या होता है, ट्रिगर होता है, मतलब कि यूजेटी यहाँ पे कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे एक स्टेट में आपका यूजेटी कट ऑफ में रहता है, जबकि दूसरे स्टेट में आपका यूजेटी कंडक्ट होता है। तो इन दोनों जो स्टेट है, इस स्टेट की वजह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपका यूजेटी यहाँ पे ओसिलेटर की तरह काम तो कर रहा है, लेकिन बीच बीच में ये क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो आप यहाँ पे वेव फॉर्म में देखिए, वेव फॉर्म में कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टेंडेंसी के नीचे जो रजिस्टर के अक्रॉस में आपको जो वेव शेप्स देखने को मिल रहे हैं, वो वेव शेप में आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ पिक्स के बीच में आपको वोल्टेज की वैल्यू एकदम ग्राउंड पे देखने को मिल रही है। तो ये जो बॉटम वाला जो साइकिल है या फिर जो वेव शेप है, वो हमें यहाँ पे रिलैक्सेशन की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी नोट करना चाहते हैं तो हम कैपेसिटर के अक्रॉस में आउटपुट लेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे रिलैक्सेशन को चेक करना चाहते हैं कि किस तरह से रिलैक्सेशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो वहां पे आप आगे की वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, जिसमें मैंने रजिस्टर के अक्रॉस में जब सीआरओ को कनेक्ट किया था तब वहां पे आपको स्पाइक्स देखने को मिल रही थी। उस स्पाइक्स में आप सडनली वोल्टेजेस को डिक्रीज होता हुआ देख सकते हैं और बीच में फ्लैट पोर्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। वो फ्लैट पोर्शन असल में रिलैक्सेशन की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी वीडियो में मैंने आपको दोनों कंडीशन से रिप्रेजेंट की थी, एक तो ये कि फ्रीक्वेंसी किस तरह से वेरी होती है और दूसरी कि ये रिलैक्सेशन ओसिलेटर क्यों है, क्योंकि आउटपुट में कुछ ही पोर्शन में आपको क्या देता है, आउटपुट में पल्सेस देता है, जबकि बाकी के टाइम में ये क्या रहता है, रिलैक्स रहता है। तो इसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन ओसिलेटर। तो आपके वाइवा के कई सारे क्वेश्चंस अभी तक के डिस्क्रिप्शन में सोल्व हो चुके होंगे कि यूजेटी के जो टर्मिनल है उस टर्मिनल का नाम क्या है, एप्लीकेशन अभी हम देख रहे हैं, ये क्यों रिलैक्सेशन ओसिलेटर है, ओसिलेटर और मल्टीवाइब्रेटर में डिफरेंस क्या होता है, जो ये आपकी टाइम पीरियड है या फिर जो फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की, उसे आप अगर वेरी करना चाहते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट्स को यूज करते हुए आप इसे वेरी कर सकते हैं, यूजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से कैसी मिलती है, यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजियन क्या है, आपका ये जो इंट्राइंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो है वो असल में क्या है, ये सभी बातें आपको यहाँ पे वाइवा के क्वेश्चन में जो मैंने आगे दे रखी थी, वो सभी बातें ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन आपको आंसर की तरह मिल चुकी होंगी। फिर देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स सेंसर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी ये क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। वोल्टेज और करंट लिमिटिंग सर्किट। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करते हैं तो ये पर्टिकुलर लिमिट में वोल्टेज और करंट को ये क्या कर सकता है, लिमिट कर सकता है, हैंडल कर सकता है, या फिर यूं कहिए कि ये बैरियर प्रोवाइड कर सकता है। फिर बाइस्टेबल ओसिलेटर, फिर आगे देखिए वोल्टेज और करंट रेगुलेटर्स, और आगे देखिए फेज कंट्रोल सर्किट। तो ये थी सभी एप्लीकेशन ऑफ यूजेटी। आई होप कि इस वीडियो में आपको जो भी वाइवा के क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, वो डिस्क्रिप्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आगे की वीडियो में। टिल देन गुड बाय।